अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पायदार तरक्की के लिए आईटी के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। हुकूमत की जानिब से ई रोजगार मराकज का आगाज। टेक्नोलॉजी के जदीद ज़राए बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। छोटे शहरों में मजीद 40 टेक्नोलॉजी पार्क कायम किए जा रहे हैं। आईटी की तरक्की से रोजगार के नए मौक़े, बरामदात में इजाफा और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों के हर हमले का जवाब पहले से ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ बेखौफी से लड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मकरूज है। कानून और मुआशरा हक की राह में लड़ने वालों के साथ है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा वजारत कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। वजारत कानून की समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल। वजीर आजम की एडवाइस पर समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। सदर ममलकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए बरवक्त इक़दामात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जद्दा में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मिना और अरफात में पाकिस्तानी आज़मीन को बेहतर जगह फराहम की जाएगी। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद। सरमायाकारों का हुकूमती माशी पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 697 पॉइंट्स का इजाफा। 17 अरब रुपए मालियत के 58 करोड़ 65 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। मार्केट 64,617 पॉइंट्स पर बंद। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों में तेजी। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। हफ्ते को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंतखाबात के इनेकाद में किसी को शक नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के मसाइल का इदराक है, उन्हें बेहतर किया जाएगा। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। सियासी जमातें खुशनुमा वादों के बजाय जामे माशी इस्लाहात का एजेंडा दें। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी। पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर अवामी फलाह और मुल्क की तरक्की है। किसानों, मजदूरों और नौजवानों की नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे। नफरत, तकसीम और इंतकाम की बजाय तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। पार्टी का 10 निकाती मंशूर माशी मसाइल का हल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून का पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए टिकटों का ऐलान। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, हनीफ अब्बासी, राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली समेत अहम रहनुमा पार्टी टिकट हासिल करने में कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से हजारा डिवीजन के उम्मीदवारों में पार्टी टिकट तकसीम।
इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इस्तेहसाली क़ुव्वतों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। नौकरियों और घर बनाकर देने के दावेदारों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का तकरीब से खिताब। गजा लहू लहू, इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सेहूनी हमलों में मजीद 112 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 23,469 हो गई। इसराइल के हमले में हिलाल अहमर के 4 अरकान भी जान की बाजी हार गए। कैंपों में गुंजाइश से ज्यादा पनाह गुज़ीन मुकीम, बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने का खदशा। वस्ती और जनूबी गजा में मुसलसल हमलों से मजीद 3 हस्पताल बंद होने का खतरा पैदा हो गया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समात। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदों के दलाइल मुकम्मल। इसराइल को गजा में अस्करी मुहिम बंद करने का हुक्म देने का मुतालबा। केस की समात कल भी जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की नस्ल कुश पॉलिसियां, कश्मीरी सरापा एहतजाज, वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी पर भारत के खिलाफ नारे। जालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए पुरअज़्म। एक दिन आज़ादी की सुबह जरूर देखेंगे, हुर्रियत क़यादत। फिल्म, टीवी और स्टेज के सीनियर अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। उम्र 76 बरस थी। खालिद भट्ट 5 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक शोबिस से वाबस्ता रहे। पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर वाबडा टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का कल से आगाज। ऑकलैंड में होने वाला मुकाबला दिन 11:10 पर शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई, वर्ल्ड कप से पहले मुख्तलिफ जोड़ियां आजमाना चाहते हैं। कोशिश होगी सबको मौका मिले। कप्तान कौमी टीम शाहीन अफरीदी। लाहौर में 4वीं नेशनल वुमेन वुशु चैंपियनशिप। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। तमाम 12 तलाई तमगे जीत लिए। राबदा की दूसरी और बलूचिस्तान की तीसरी पोजीशन। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि डिजिटल मईशत में IT का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में मजीद 40 टेक्नोलॉजी पार्क कायम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की तकरीब में वज़ीर आज़म ने ई रोजगार मराकज़ का इजरा किया, जिसकी तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। मुल्क की मईशत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की कलीदी हैसियत है। इस ज़िम्न में मुल्क में ई रोजगार मराकज का क़याम हुकूमत की IT के शोबे की जानिब खुसूसी तवज्जो का मजहर है। आइंदा माह तक मुल्क में 39,000 ई रोजगार मराकज फाल हो जाएंगे। प्रोग्राम के तहत मुल्क में मजीद 10,000 ई रोजगार मराकज कायम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान में IT के शोबे में कारोबार के वसी मौके मौजूद हैं। तेज रफ्तार तरक्की के आदाफ IT और टेलीकॉम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देकर हासिल किए जा सकते हैं। Pakistan has recently ranked as the second most financially attractive destination in the world for offshore outsourcing of IT and IT-enabled services. Pakistan was also ranked as the third most popular country for freelancing. We believe that development of IT sector will bring huge benefits to the nation. वज़ीर आज़म ने कहा कि IT के शोबे की तरक्की के लिए हमने कलील अरसे में कई अहम संग-ए-मील अबूर किए हैं। इल्म पर मबनी मईशत के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। In the past few months, we have accomplished various milestones to boost IT sector and telecom industry. These milestones include, among others, 50% foreign exchange retention, upskilling and reskilling of 100,000 individuals, centralized tests for IT students, establishment of 10,000 Pakistan e-Rozgar centers, Pakistan Startup Fund, approval of Digital Economy Enhancement Project, approval of Telecom Infrastructure Sharing Framework,
establishment of Telecom Appellate Tribunal, and National Space Policy. निगरान वफाकी वजीर आईटी और टेलीकॉम डॉक्टर उमर सैफ ने आईटी के शोबे में हुकूमती इकदामात का जिक्र करते हुए बताया कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ई रोजगार मराकज से फ्रीलांसर्स को सहूलत मिलेगी। स्कूल और कॉलेजेस में आईटी लेबोरेटरीज को भी ई रोजगार मराकज में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम का इजरा किया जा रहा है, जबकि मजीद 2 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक बिछाई जाएगी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि मुल्क का अमन तबाह करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। कानून और मुआशरा हक की राह में लड़ने वालों के साथ खड़ा है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार से वजीर आजम के खिताब की तफसील आगा मसूद खालिद से। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम खैबर पख्तूनख्वा के बाहिम्मत, गैरतमंद और बावफा जवानों को सलाम पेश करती है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार पहुंचे तो उन्हें सलामी पेश की गई। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम आपकी कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकते। हक के रास्ते में जान देने वालों का आला मकाम है। उन्होंने कहा कि शहीद मलिक साद और शहीद सिफवत गयूर जैसे अफसरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कौम का असासा हैं। हम पूरी ताकत के साथ इन दरिंदों का मुकाबला करेंगे। ये वर्दी जो आपको पहनाई गई है, ये रियासत ने इख्तियार आपको तकवीज़ की है कि अब आपके पास ये इख्तियार है कि आपने माशरे में कोई भी गिरोह, वो कोई भी मुसल्लह कार्रवाई करे, उसको रोकने का इख्तियार आपके पास है। आप इस माशरे के सबसे मोहतरम लोगों में से हैं। आपकी वजह से रात को हम आराम से सो पाते हैं। आप गाजी भी हैं और आप शहीद भी हैं। बेखौफ होकर लड़े। हम हिकमत से और हिम्मत से इंशाल्लाह ये लड़ाई लड़ेंगे। ये जीती हुई जंग है, ये आप जीत चुके हैं, सिर्फ इस जीत का ऐलान बाकी है। वजीर आजम ने कहा कि APS में इन बदबख्तों ने सफाकियत के साथ मासूम बच्चों को शहीद किया। ये बुज़दिल छुप कर वार करते हैं, हम इनका जड़ से खात्मा करेंगे। इनका ठिकाना असफल साफिलीन में है। ये गिरे हुए लोग हैं। इस शहर में बच्चे कत्ल किए इन्होंने। हम उन फूलों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो दरिंदे जो इस गुलशन के दुश्मन है, उनका हाथ जरूर रोकेंगे। अल्लाह ऐलान कहते हैं इनको। हम 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने अपने खिताब में कहा कि शोहदा के खानदानों का ख्याल रखना हमारी अवलीन तरजीह है। हमारी पुलिस के हौसले बुलंद हैं। शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार में शोहदा के लवाहिकीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि शोहदा कौम के मोहसिन हैं, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। हम शोहदा के मकरूज हैं। पूरी कौम अपने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान, 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 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। वजारत कानून की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी की समरी वजीर आजम हाउस भिजवाई गई। वजीर आजम की एडवाइस पर समरी सदर ममलकत को इरसाल कर दी गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफे की कोई वजह बयान नहीं की। ताहम उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहना उनके लिए एजाज की बात है। वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मजीद काम जारी रखने के ख्वाहिशमंद नहीं और आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर जज सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और उनके वकील को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और उनके वकील को काउंसिल की कार्रवाई के हवाले से आगाह की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतल्लिका जज ने काउंसिल की जानिब से इज़हार वजूह नोटिस जारी होने के बाद इस्तीफा दिया। मुमकिन है दरखास्तें गलत हों और जज ने दबाव के ज़रिए असर इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा देना जज का ज़ाती फैसला है, लेकिन किसी दबाव के ज़रिए असर ऐसा करने से यकीनी तौर पर इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से जज को अहदे से हटाने की कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन हमारे सामने गैर मामूली सूरत हाल है। ये नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए
اور ہم کوئی کارروائی نہ کریں۔ پورا پاکستان ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے کوئی رائے دینا ہوگی کہ متعلقہ جج کے خلاف شکایات درست تھیں یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوامی اعتماد کا شفافیت سے براہ راست تعلق ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل صبح 11:30 بجے پھر ہوگا۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم رواں ماہ کی 15 سے 19 تاریخ تک سوئٹزرلینڈ کا دورہ کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے۔ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی ہر فورم پر اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف جاری مظالم جنگی جرائم ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے پاکستان میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر جارج سائلنز نے ملاقات کی۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، عازمین حج کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جدہ میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں شریک نگراں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی انیق احمد کا کہنا تھا کہ رواں سال حج کے دوران منا اور عرفات میں پاکستانی عازمین حج کو بہترین جگہ فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عازمین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے وزارت کے حکام انتھک محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان 100 انڈیکس 697 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 64,617 پر بند ہوا۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ ایک بار پھر بلند ترین سطح کی جانب گامزن۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی وجہ IMF کی جانب سے $70 کروڑ کی فراہمی کا عندیہ، ڈالر کی اسمگلنگ کو روکنے، ہنڈی اور حوالہ کا کاروبار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کے علاوہ برادر اسلامی ممالک کی جانب سے سرمایہ کاری کے مثبت اثرات نے پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان پیدا کیا ہے۔ آج کی جو اسٹاک مارکیٹ بڑھی ہے، جو اس کے آج پازیٹیو سینٹیمنٹ تھے، 700 کے قریب پوائنٹس بڑھی، اس کے پیچھے یہی چیز تھی، ان کا خیال تھا کہ IMF کا پیک یہ آج جو اپروو ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں شاید ہمیں انٹرسٹ میں بھی کمی دیکھیں، تو اوور آل میں اسٹیبلٹی دیکھ رہا ہوں آنے والے 2-3-4 مہینوں میں کہ ہماری معیشت صحیح ٹریک پہ شاید چلنا اسٹارٹ ہو جائے۔ اٹس اے گڈ، ہمارے لیے پاکستان کے لیے اچھی نیوز ہے۔ بہت ہی پازیٹیو ہے، ہمارے ریزروز اور انکریز ہوں گے، تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ہے۔ اس سے اور بھی لوگوں کو پاکستان کی اکانومی میں کانفیڈنس آئے گا کہ جتنے پچھلے 3-4 مہینے میں ہم نے پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں کرنسی کو اسٹیبلائز کرنے میں اور اسمگلنگ کو روکنے میں، انلیگل ٹریڈز کو روکنے میں، تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ دے گا پاکستان کی اکانومی کی طرف۔ اسٹاک مارکیٹ میں 58 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 17 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 203 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 130 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 25 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ الیکشن ٹریبونلز میں اپیلوں پر سماعت کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نظر ثانی شدہ فہرستیں جاری کرے گا۔ امیدوار کل کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ضلع ریٹرننگ افسران ان اعتراضات اور تجاویز پر 12 سے 17 جنوری کے دوران فیصلے دیں گے۔ عام انتخابات سے 15 روز قبل پولنگ اسٹیشنز کی حتمی فہرست آویزاں کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل کی سماعت کل کرے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے آج سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ PTI نے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کی بحالی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے شاہ محمود قریشی کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کی اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری پرویز الہی اور قیصرہ الہی نے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، جن کی سماعت بھی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبونل کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس اجاز احمد سواتی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 11 درخواستوں کی سماعت کی۔ بینچ نے کچھ درخواستوں پر سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ نگراں حکومت اس عمل میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی مالی، انتظامی اور سیکیورٹی ضروریات پوری کرنے کے آئینی طور پر پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کے مسائل کا ادراک ہے، ملک میں آزادی رائے کی مکمل آزادی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ انتخابات اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات اور پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ ملک کے مستقبل کے لیے سیاسی جماعتیں معاشی اصطلاحات کی بہتری کا جامع پروگرام پیش کریں۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام الیکشن کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ صرف خوشنما وعدے کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ تفصیل جانیے یاسر حسین کی رپورٹ میں۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام الیکشن 2024 سیاسی جماعتوں کا اقتصادی اصلاحات کا ایجنڈا کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی کلچر میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے حلقوں کو صرف ووٹ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے قانون سازی اور ملک کے مسائل کے حل پر توجہ دینا ہوگی۔ سیاست ضرور کریں، سیاست پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ملک کے مستقبل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اکنامک ڈائریکشن جو ہے اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ ملک معاشی طور پر کس طرف جائے گا اور کیسے جائے گا۔ پاکستان کے آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب لوگ چلائیں گے۔ ہم درخواست کریں اپنے مستقبل کے حکمرانوں سے اور جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ کوئی حقیقت پسندانہ معاشی اصلاحات، گورننس ریفارم، اس کا کوئی ایجنڈا لائیں۔ ایسے وعدے نہ کریں جو کہ بہت خوشنما ہوں لیکن آپ ان پہ چل نہ سکیں۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات شہیرہ شاہد نے انتخابات 2024 کے حوالے سے آگہی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو ملک کے حالات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت خاص طور پہ اس الیکشن، اپ کمنگ الیکشنز کے سینیریو میں یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ آج کے سیمینار کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایک سیریز آف سیمینارز کے تھرو ایک ڈیبیٹ جنریٹ کریں جس میں کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جی حالات کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ سیمینار میں سیاسی جماعتوں کے معاشی ایجنڈے کے حوالے سے 2 نشستوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پہلی نشست میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور ماہرین اقتصادیات نے آنے والے انتخابات اور معاشی ضروریات سے متعلق بات کی۔ دوسری نشست میں سینئر صحافیوں اور اقتصادی امور پر لکھنے والے شریک ہوئے جنہوں نے عوامی خواہشات اور معاشی ترقی کے لیے سیاسی عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر طارق محمود خان نے کہا کہ عام انتخابات کے موقع پر ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے اصلاحات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب کا ایک ریفارم ایجنڈا ہے اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایسی بیس بنائیں کہ آئندہ آنے والی گورنمنٹس کے لیے بہت آسانی ہو اور وہ اس ایجنڈے کو آگے لے کے چل سکے۔ سیمینار میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور معاشی ماہرین نے ملک میں معاشی اصلاحات کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہماری سیاست کا محور عوام کی فلاح اور محنت کش طبقے کی معاشی ترقی ہے۔ اقتدار میں آ کر ملک و قوم کی ترقی کے مشن کی تکمیل کریں گے۔ وہ ضلع فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاں والا میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل انیس آوان سے جانیے۔ فیصل آباد کی تحصیل تانلیاں والا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نفرت، تقسیم اور انتقام کی سیاست کی بجائے تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آ کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے اور عوام کی قسمت بدل دیں گے۔ ہم جیالے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، عوام کو صحت و تعلیم سمیت بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور رہنے کے لیے مکان دیں گے۔ جیالے گھر گھر جا کر پیپلز پارٹی کے معاشی ایجنڈے کو عوام تک پہنچائیں۔ اب ہم نے ایک بار پھر آپ کا حکومت بنانا ہے، ہم نے ایک بار پھر عوامی حکومت بنانا ہے، عوامی راج قائم کرنا ہے۔ ہم نے ایک بار پھر کسانوں کا حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بنانا ہے۔
जलसे से हसन मुर्तजा और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत दर हकीकत अवाम की जीत होगी, जिससे किसानों, मजदूरों और गरीब तबके की जिंदगियों में बेहतरी आएगी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर 9 डिवीजन के कौमी और सूबाई असम्बलीज के टिकट का ऐलान किया गया है। लाहौर से तफसील बता रहे हैं मौसमुद्दीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने सूबा पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन से लीगी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, हनीफ अब्बासी, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, बरजीस ताहिर, राना तनवीर, सायरा अफजल तारण, जावेद लतीफ पंजाब से नून लीग का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3 अजला से कौमी असम्बली की 9 और सूबाई असम्बली की 21 टिकटों का ऐलान किया गया है। रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 23, जबकि गुजरांवाला डिवीजन के 7 अजला से कौमी असम्बली की 19 और सूबाई असम्बली की 40 टिकटों का ऐलान किया गया है। फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला से कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 32, जबकि साहिवाल डिवीजन के 3 अजला से कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 15 टिकटों का ऐलान किया गया है। सरगोदा डिवीजन के 4 अजला से कौमी असम्बली की 9 और सूबाई असम्बली की 15, जबकि मुल्तान डिवीजन के 4 अजला से कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 26 टिकटों का ऐलान किया गया है। बहावलपुर डिवीजन के 3 अजला से कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 28, जबकि डेरा गाजी खान डिवीजन के 6 अजला से कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 19 टिकटों का ऐलान किया गया है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है वो मॉडल टाउन से अपनी टिकट वसूल कर सकते हैं। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि उनकी जमात मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। हमारे अकाबरीन पार्लियामेंट पहुंचे तो इस मुल्क को एक इस्लामी और मुतफ़िक़ा आइन दिया। मानसहरा में हज़ारा डिवीजन के टिकट होल्डर्स में टिकट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि JUI मुल्क के आइन के मुताबिक तमाम जमातों और अक़लियतों के साथ मिलकर काम करेगी। हमारा नजरिया पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की और खुशहाली है। उन्होंने कहा कि नौकरियों और घर बनाने के दावेदारों ने मानसहरा के अवाम को क्या दिया। PTI ने मुल्क और सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दिवालिया कर दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मुल्क को बेहतरीन माशी निज़ाम फराहम कर सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने कराची में कौमी और सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248, डॉक्टर फारूक सत्तार हल्का NA 241 और 244, मुस्तफ़ा कमाल NA 242 और NA 247, अमीनुल हक NA 246 और NA 237 से इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान NA 246 और NA 250, मोहम्मद बाबर NA 248, फजल अहद NA 242, मेराजुल हुदा सिद्दीक NA 235 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पंजाब के बैनुल-सूबाई तंजीमी कमेटी के जॉइंट इंचार्ज जाहिद मलिक ने कहा है कि पार्टी ने मुतवस्सित तबके को इंतखाबी टिकट जारी किए हैं। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में टिकट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए जाहिद मलिक ने कहा कि हमारा मंशूर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देना ताकि मसाइल अवाम की दहलीज पर हल हों। सेक्रेटरी जनरल MKM पंजाब करामत अली शेख ने कहा कि अवाम अहद करें कि मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की सिंध में इंतखाबी मुहिम और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। कौमी यकजहती इत्तेहाद के सरबराह एजाजुल हक ने कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर मोहम्मद तारिक हसन से मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए एजाजुल हक ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जरिए अवाम के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने में मदद मिलेगी। PMLQ सिंध के सदर तारिक हसन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा रवादारी और इत्तेहाद की बात की है। एजाजुल हक ने अपने वफ्द के हमरा शाही सैयद से मर्दान हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में एजाजुल हक ने शाही सैयद को कौमी यकजहती अलायंस में शमूलियत की दावत दी। कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और एक बड़ी जमात बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि कराची के शहरी कौमी और सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी को मैंडेट दें ताकि हम आवाम के मसाइल हल कर सकें। अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हम वापस हुकूमत में आकर सिंध के अवाम को मेरिट पर नौकरियां देंगे और सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हुए गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इंतखाबात 2024 के सिलसिले में हल्का NA 209 सांगड़ में
इंतखाबी मुहिम की रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो का मंशूर मुल्क के अवाम की तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि सांगड़ PPP का किला है और यहाँ के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दें। NA 216 मटियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और सरवरी जमात पाकिस्तान के रूहानी पेशवा मखदूम जमील जमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PPP मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और सूबे का वजीर आला हमारा होगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से डिफेंस में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनके भाई चौधरी मोहम्मद रमजान के इंतकाल पर ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत पर चौधरी मोहम्मद सरवर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मरकजी वाइस चेयरमैन महमूद खान ने कहा है कि हमने पहले भी इस सूबे के अवाम की बेलौस खिदमत की है और आइंदा भी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। सवात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि अपने दौरे हुकूमत में इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। अगर मौका मिला तो नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे और खवातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमर जमान खान और अनवर जमान खान ने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौर में सूबाई असम्बली के हल्का PP 146 से PTI के उम्मीदवार सद्दाम अतहर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। सद्दाम अतहर ने IPP के मरकजी रहनुमा शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की और पैटर्न इन चीफ जागीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब्दुल अलीम खान के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कोयटा से NA 262 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार अशरफ काकड़ ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रमजान अचुकज़ई के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। इंतखाब से दस्तबरदारी के फैसले का ऐलान PPP बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी रोज़ी खान काकड़ से मुलाकात के बाद सामने आया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ आज तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी हो रहे हैं और साजिशी अनासिर आज अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ताकत, ओहदे और इख्तियारात का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। सियासी जमातों के नाम के साथ इंतखाबी निशान भी उनकी पहचान होता है। वोटिंग के दौरान इंतखाबी निशान की अहमियत के बारे में बता रहे हैं वक़ार हैदर। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातें मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर इंतखाबात में हिस्सा लेती रही हैं। साबिक सदर जनरल अयूब खान और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दरमियान सदारती इंतखाब में जनरल अयूब फूल और मोहतरमा फातिमा जिन्ना लालटेन के इंतखाबी निशान पर मद्दे मुकाबिल थे। इस वक्त ये लालटेन का इंतखाबी निशान असफन यार वली खान की सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी के पास है। 1970 के कौमी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी तलवार के इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरी थी। फिर 1977 में भी पीपल्स पार्टी ने तलवार के ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया गया और यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर के निशान पर इंतखाब लड़ना पड़ा। अब ये इंतखाबी निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शनाख्त बन चुका है। मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर कायम होने वाली मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी निशान शेर मिला और मुस्लिम लीग नून ने 1993 से लेकर अब तक तमाम इंतखाबात इसी इंतखाबी निशान पर लड़े हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान सबसे पहले 1985 में सरफराज नवाज के हिस्से में आया और वो रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। 1997 में तहरीक इंसाफ ने सियासत में हिस्सा लिया तो इसका इंतखाबी निशान चिराग था। इसी निशान पर तहरीक इंसाफ ने 2002 का भी इंतखाब लड़ा, जबकि तहरीक इंसाफ ने 2013 और 2018 के इंतखाबात में बल्ले के निशान पर हिस्सा लिया। जमात इस्लामी ने 1977 में तराजू के निशान पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया और अभी जमात इस्लामी इसी तराजू के निशान को अपनाए हुए है। बलूचिस्तान की सियासी जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी दरख्त के इंतखाबी निशान से आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल की। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। गजा पर सेहूनी फौजियों के हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी हमलों में मजीद 112 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 23,469 हो गई है। इसराइली फ़ज़ाइया ने वस्ती गजा में मगाजी कैंप के करीब शदीद बमबारी की, जिसमें मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। देरुल बलाह में अलक्सा शहदा अस्पताल के करीब भी सेहूनी फौज के हमलों में कम अज़ कम 8 अफराद शहीद हो गए।
हमले में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 4 तिब्बी अमले के अरकान भी जान की बाजी हार गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीम के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 28 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। काबिज फौज ने शहरियों को देशिया पनाह गुज़ीन कैंप, तोलकरम, रामुल्ला और नाबलुस के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 अक्टूबर से अब तक गिरफ्तार किए जाने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 5810 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओचा ने बताया है कि गजा पर जारी हमलों से हज़ारों शहरियों की जिंदगी तबाहकुन अंदाज में मुतासिर हुई है। इमदादी इदारों के मुताबिक गजा भर और खसूसन जनूबी शहर रिफा में बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने का खदशा है, जहां कैंपों में गुंजाइश से ज्यादा पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। इमदादी सरगर्मियों की इजाज़त ना मिलने से गजा के अस्पतालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। अल जज़ीरा टीवी चैनल के मुताबिक वस्ती और जनूबी गजा में मुसलसल हमलों के बाद मजीद 3 अस्पतालों के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी के मुकदमे की आज पहली समाअत हुई। ICJ में जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। दी हेग में कायम अदालत में पहले रोज जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जनूबी अफ्रीका की कानूनी टीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों का मकसद फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। गजा में शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि इसराइल के इक़दामात ने नस्ल कुशी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से बचाने के लिए फौरी इक़दामात दरकार हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत इसराइल को गजा में अस्करी मुहिम बंद करने का हुक्म सादर फरमाए। केस की समाअत कल भी जारी रहेगी, जिसमें इसराइल अपना जवाब पेश करेगा। जनूबी अफ्रीका ने दिसंबर में मुकदमा दायर किया था, जिसका पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने खैर मकदम किया है। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के करीब बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन जमा हुए और उन्होंने एक बड़ी स्क्रीन पर अदालती कार्रवाई देखी। शरका ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल गजा पर मुसलसल हमले करके फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मरतकब हो रहा है। उन्होंने हाथों में फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। उधर यमन, उर्दन, ट्यूनिस और जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया के कई मुल्कों में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए गए। शरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर गजा पर इसराइली हमलों और फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी के खिलाफ नारे दर्ज थे। उन्होंने इसराइल के खिलाफ मुकदमे की हिमायत करते हुए मुतालबा किया कि गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ। यमन के दारुल हुकूमत सना में गजा के हक़ और इसराइल की जंग के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मिलिट्री परेड का एहतमाम किया गया। मुज़ाहिरीन ने गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा किया। जनूबी अफ्रीका में भी बड़ी तादाद में शहरियों ने फ़लस्तीनी शहरियों के हक़ में नारे लगाए। केप टाउन और प्रिटोरिया में मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल गजा में मज़ालिम बंद करे। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 14 जनवरी को कराची में गजा मार्च करेंगे। इसराइली जाहिरियत को उजागर करने के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि गजा में इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है और अब तक हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गजा मार्च की हिमायत और भरपूर शिरकत का ऐलान किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तना खत्म कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म भी वापस ले लिया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 13 गवाहान के बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार है। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में साबिक चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में की। मुलजिम की जानिब से उनके वकील एडवोकेट मलिक फैसल और सरदार शहबाज खोसा अदालत में पेश हुए। 9 मई को तबाही मचाने वाले शरपसंदों से मुतालिक शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे शहदा की बेहुरमती की और कायदे आज़म के घर को नजर आतिश किया। कौम 9 मई की दहशतगर्दी फैलाने वालों को किसी सूरत वोट नहीं देगी। मुझे समझ नहीं आती ये लोग किस बुनियाद पर और किस वजह से वोट मांगने आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे शुहदा की बेहुरमती की और कायद-ए-आज़म हाउस पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि PTI जैसी जमात को बाहर कर दिया जाए ताकि 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा ना दोहराए जाएं। जो भी शरपसंद तंजीमें हैं, जमातें हैं और इलेक्शन के बारे में, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी बहुत सारे और भी सियासतदान आते रहे, उनको कभी इक़्तिदार मिला कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है ना, जब हटा दिया गया तो वो दहशतगर्द नहीं बन गए, ना ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी कुछ पार्टियां भी जो प्रीवियस चली हैं, उन्होंने तो भाईजान जैसे उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया तो वो बदमाश बन गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शोहदा और हम उनको भूल जाएं। और इसी तरीके से गैरतमंद जो कौमें होते हैं वो अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती हैं।
कौम जो 9 मई के तकलीफ दे वाक़यात में मुलव्वस जमात है उसको किसी सूरत वोट नहीं देगी। उसकी वजह ये कि पहले जो है ना उन शोहदा के खून का जवाब दिया जाए और उसके जो मुजस्मे जलाए गए हैं उसका जवाब दे। हमारे शोहदाओं की यादगारों को जलाया, पाकिस्तान में जिन्होंने कुर्बानियाँ देके पाकिस्तान हासिल किया और जिसकी कुर्बानियों की वजह से आज हम घर में अपने रात को सुकून से सोते हैं। सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी में लातादाद शहादा और गाजियों का खून शामिल है। इन गाजियों में जिला रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिद रेजिमेंट के लांस नाइक सुहेल साबिर भी शामिल हैं। लांस नाइक सुहेल साबिर 27 सितंबर 2010 को कोहाट में दहशतगर्दों से जब्त शुदा गोला बारूद की इंस्पेक्शन के दौरान धमाके की जद में आ गए, जिससे उनके दोनों हाथ शहीद हो गए। ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ जारी था। हमारी जिम्मेदारी दहशतगर्दों से पकड़े जाने वाला असला और अम्यूनिशन वगैरह की स्टोरेज और जांच पड़ताल करना था। अम्यूनिशन की जांच पड़ताल के दौरान धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर मेरे दोनों हाथ शहीद हो गए थे। धमाके के बाद मेरी आंखों में, चेहरे पे और बॉडी पे शेल लगे थे, तो सही क्लियर अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट जो हुई है उसमें तकरीबन दोनों हाथ जो है वो काट दिए गए थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी में बहुत बेहतरीन इलाज किया है, बहुत वेलफेयर की है। इसी वेलफेयर की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मैं दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हूँ। इसके दोनों हाथ शहीद हो गए और अल्लाह ताला ने इसको हिम्मत दी हुई है कि ये जो है ना काम अपने खुद कर लेता है। गाजी और जितने शहीद हुए हैं इनकी कुर्बानियों की कदर करें। ये कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी गई हैं और इनका हौसला बढ़ाएं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा है कि किसी दहशतगर्द गिरोह से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक वो हथियार नहीं डाल देते। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दफ्तर खारजा वजाहत कर चुका है कि मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान गैर सरकारी है। अगर कोई सियासतदान दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में तामीरी किरदार अदा करता है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। Maulana's visit was not an official visit, it was a goodwill visit. The state of Pakistan and different representatives of different institutions of the state have been unequivocal, crystal clear. There shall be no negotiations and talks with terrorists till they lay their arms and recognize the Constitution of Pakistan as the basic document where we can negotiate with anybody. तकरीब से मेजर जनरल साद खटक, मैनेजिंग डायरेक्टर PICSS अब्दुल्ला खान, डायरेक्टर रिसर्च गुलदाद और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 944 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,64,656 हो गई है। अफगान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आर्जी कैंप कायम किए गए हैं, जहां रिहायशी सहूलियात फराहम की गई हैं। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जिला पुंछ में बुनियादी जमहूरी हुकूक की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों को मुसलसल जमहूरी हुकूक से महरूम रखने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने काबिज भारतीय इंतजामिया की बढ़ती हुई बदउनवानी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। पीर पंजाल के रिहायशियों ने बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके में तकरीबन 20 घंटे बिजली बंद रहती है, लेकिन उनसे भारी बिल वसूल किए जाते हैं। जम्मू में निजी तालीमी इदारों के मालिकान और तलबा के वालिदैन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि काबिज भारतीय इंतजामिया उन पर अपने बच्चों को सरकारी तालीमी इदारों में दाखिल कराने के लिए दबाव डाल रही है ताकि उन्हें हिंदुत्व की तालीम दी जा सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जबर की स्याहरात बिलाखिर खत्म हो जाएगी और कश्मीरी अवाम एक दिन आज़ादी की सुबह देखेंगे। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की मुनसिफाना तहरीक के खिलाफ जबर का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है। इसके बावजूद वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए पुरअज़्म हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय पार्लियामेंट के जालिमाना इक़दामात और 11 दिसंबर 2023 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जानिबदाराना फैसला कश्मीरियों को दरपेश फिस्तायत की बदतरीन मिसालें हैं।
मोदी राज के ज़ेर असर भारतीय तालीमी इदारों में कश्मीरी तालिब इल्मों की ज़िंदगी अजीरन और भारत में मुकीम कश्मीरी तालिबात की इज्जतें दाव पर लग गईं। भारतीय यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के एक्स अकाउंट पर तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। कश्मीरी तालिब इल्मों ने अपने और दीगर साथियों के साथ भारतीय तलबा की जानिब से ज़्यादती और तशद्दुद की तस्दीक की है। नहीं करवाते, हमने झाड़ू पोछा भी करवाया, हॉस्टल में हमसे झाड़ू पोछा करवाया इन्होंने। वो भी रात को 10 बजे बोला कि तब तक खाना नहीं देंगे। निकालो, मैं नहीं निकालने वाली, वहाँ पे आया, वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, हमें इतनी जिम्मेदारी होगी, नहीं देती है ये। भारतीय फौज में खवातीन ऑफिसर्स के साथ जिनसी हरासगी और ब्लैक मेलिंग के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। भारतीय फौज में खवातीन एहलकार अपने ही ऑफिसर्स से गैर महफूज हैं। हाल ही में एक भारतीय खातून अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल गौरी मिश्रा ने साथी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दिवेश मुखर्जी के खिलाफ रेप का संगीन इल्जाम लगाया। खातून अफसर ने बताया कि उनकी गैर इखलाकी वीडियोज बनाई गईं और फिर ब्लैकमेल किया गया। गुज़िश्ता 3 साल में 123 खातून एहलकारों ने जिनसी हिरासानी की शिकायत दर्ज की। ये तो अंदाजा ला लो कि मैं डिप्टी कमांडेंट मेजर रैंक ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। नाज़रीन, निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस का मकसद सेहतमंद माशरे की तश्कील है। हमें खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग और मुंसलिक करना होगा। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से उनके खिताब की तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। 2 रोज़ा आलमी सेहत समिट के आखिरी रोज निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि अफराद की अच्छी सेहत कौमों का मुश्तरका असासा है। सेहत के शोबे में तहकीक के लिए बाहमी रवाबित मजबूत बनाना जरूरी है। The summit has provided an invaluable platform for global and local leaders to chart a course for a healthier and safer world. डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि सेहत के शोबे में सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये एक आलमी मसला है, इसे आलमी तनाजुर में देखना होगा। Our discussions have underscored the urgency of fostering a culture of information sharing, data-driven policies, multidisciplinary workforce integration, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंट एडवोकेसी। तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली शलवानी और दूसरे मुकर्रीन ने मजबूत हेल्थ सिस्टम के लिए मुश्तरका तहकीक की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि सेहत से मुतल्लिक मुस्तकबिल के चैलेंजेस और वबाई अमराज का मुकाबला एक दूसरे के तजर्बे से फायदा उठाकर ही किया जा सकता है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में असनाद तकसीम करने की तकरीब हुई। 1143 तालिबात में असनाद तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान थे। तफसील सदफ अफजल से। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी कामयाबी से आपके खानदान और पूरे मुल्क की कामयाबी वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि आप वो गोहरे नायाब हैं जिन्हें ये यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस तराशते हैं। ये नॉलेज, ये स्किल्स, ये डिग्रीज जो आपने हासिल की हैं, दिस विल लैंड यू एंड गिव यू अपॉर्चुनिटीज एंड लैंड यू इन द न्यू एवेन्यूज एंड ओपन न्यू डोर्स फॉर यू, बट ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी योर कैरेक्टर। आपका किरदार आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़ैरा रफीक ने तकरीब से खिताब में बताया कि इस साल 18 PhD, 155 MPhil, 8 मास्टर्स, 962 बैचलर्स की तालिबात को असनाद दी गयी। Such beautiful parents who have supported me in during all my hard times, and they have taught me to never give up. It's a big deal for me, and it's another achievement, and I plan to achieve more. I'm very excited about the future. There are a lot of things I have planned. गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हमराह नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। मोटरवे पर सफर करना है तो गाड़ियों पर इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर यानी एम टैग लगवाना होगा। एम टैग की इफादियत क्या है और सफर में से कौन सी आसानियां पैदा होंगी, जानते हैं मरियम मलिक की रिपोर्ट में। एम टैग कतार और इंतजार से बचकर मोटरवे पर टोल टैक्स अदा करने का आसान जरिया। 15 जनवरी के बाद से मोटरवे पर एम टैग न होना महंगा पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से 15 जनवरी के बाद एम टैग के बगैर मोटरवेज पर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक मोटरवेज पर एम टैग लगाना लाजमी होगा, वरना गाड़ी मालिकान को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1, पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे M4, हकला DI खान मोटरवे लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3, मुल्तान सखर मोटरवे M5 और हसन अब्दाल मनसेरा एक्सप्रेस वे पर भी एम टैग के बगैर दाखिला
इस्तेमाल ममनू होगा। M-Tag एक चिप है जो कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन में इनसाइड लगती है और उससे RFID हमारे स्कैनर लगे हुए हैं जिससे आपके ना M-Tag स्कैन होता है। तो M-Tag जो प्रोसीजर है 5 मिनट्स का प्रोसीजर है जिसमें आपका जो M-Tag है वो रजिस्टर हो जाता है। M-Tag के जो फ़ायदे हैं वो भी आपके पास एक वन नेटवर्क एप्लीकेशन है जो कि आप उसे डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अपने M-Tag की ट्रैवल हिस्ट्री देख सकते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे तकरीबन 400 से 500 गाड़ियाँ आती हैं और M-Tag के लिए आपके पास ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए और उसके बाद गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपकी गाड़ी वहाँ पे मौके पे मौजूद हो, ठीक है, ताकि हम उसे खुद उस पर प्लेस करें क्योंकि हम किसी को पर्सनली हैंड ओवर नहीं कर सकते। M-Tag रिचार्ज आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी लाई जाएगी जिस पर ऑनलाइन रिचार्ज की सहूलत भी मैसर होगी। M-Tag वाली गाड़ियों के मालिकान हर इंटरचेंज पर मौजूद एक्सप्रेस लाइन के बायस इंतजार की जहमत से भी बच सकेंगे। अगर आपने अपनी गाड़ी पर M-Tag नहीं लगवाया तो 15 जनवरी के बाद इस लेन से गुजरना मुमकिन नहीं होगा, तो फिर देर ना करें और अपने करीबी सेंटर जाकर M-Tag लगवाएं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम कल शाम या रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। कश्मीर और खित्ता पोठवार में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहरा पड़ने की तवक्को है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे जो कि कुछ यूं रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10, कालाम -6, गिलगित -6, जबकि श्रीनगर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में 5, कराची 10, पेशावर 1, जबकि कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।